सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। खबरों की शुरुआत करेंगे। आज से फरीदाबाद में गृह मंत्रालय की अहम बैठक होनी है। बैठक में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। फरीदाबाद में गृह मंत्रालय की 2 दिवसीय बैठक होने वाली है। बैठक में सभी राज्यों के गृह मंत्री शामिल होंगे। गृह मंत्रालय की बैठक में यूपी के मॉडल पर चर्चा होगी। कल बैठक को प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली भी संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। 2 दिन की ये बैठक रहने वाली है। फरीदाबाद में बैठक होगी गृह मंत्रालय की तरफ से। वर्चुअली कल प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा और उससे पहले आज बैठक में योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सभी राज्यों के गृह मंत्री इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। यूपी के मॉडल पर भी बैठक में चर्चा होगी। कल बैठक को प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। तो चलिए क्राइम कंट्रोल का यूपी मॉडल क्या है उसको भी जरा समझ लेते हैं। यूपी के कानून व्यवस्था की देश भर में चर्चा इस वक्त बनी हुई है। हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक होनी है। 2 दिन की ये बैठक चलेगी। गृह मंत्रालय की इस बैठक में योगी आदित्यनाथ तो मौजूद ही रहेंगे। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक रहने वाली है। सभी प्रदेशों के गृह मंत्रियों के साथ बैठक होगी। सीएम योगी भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में यूपी के मॉडल को लेकर चर्चा की जाएगी। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा हमेशा रहता है जिस पर काफी हद तक बेहतरी पाई गई है। बुलडोजर पर भी चर्चा होगी। 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी भी बैठक में जुड़ेंगे और वर्चुअली प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। तो 24 का चुनाव भी है और खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कानून व्यवस्था जिस तरीके से मजबूत हुई है उसको लेकर, क्राइम कंट्रोल को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है उसको किस तरीके से और मजबूत किया जाए और बाकी के राज्यों में भी उसी मॉडल पर कैसे काम किया जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक होनी है। 2 दिन तक ये बैठक चलेगी जिसकी शुरुआत आज होगी। कल ये बैठक खत्म हो जाएगी और कल की बैठक जब खत्म होगी तो प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ होगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। सभी प्रदेशों के गृह मंत्री इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है कानून व्यवस्था को लेकर, बुलडोजर को लेकर, उस पर चर्चा की जाएगी। 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी भी बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, कानून व्यवस्था की देश भर में उत्तर प्रदेश की चर्चा है। फरीदाबाद में अहम बैठक है जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में कौन कौन मौजूद रहने वाला है ये भी हम आपको बता देते हैं। सभी राज्यों के जो गृह मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। 28 अक्टूबर को खुद प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। आज योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल होंगे और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। तो बैठक कई मायनों में बेहद खास है, जहां उत्तर प्रदेश के मॉडल को लेकर चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में बेहतर बनाया गया है, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, पीले पंजे का प्रहार देखा गया है, उसके बाद ये चर्चा की जाएगी कि उत्तर प्रदेश के मॉडल को और कैसे बेहतर किया जाए और बाकी के राज्यों में कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। तो हरियाणा के फरीदाबाद में ये बैठक होनी है केंद्रीय गृह मंत्रालय की, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश का सीधे रुख करेंगे। अविनाश, बड़ी बैठक होनी है और बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का जो मॉडल रहा है कानून व्यवस्था को लेकर, क्राइम कंट्रोल को लेकर, उस पर खासतौर पर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल गुंजन, अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के काफ़ी बेहतर काम किया और उसकी चर्चा न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में और उत्तराखंड में कई ऐसे राज्य हैं जहां पे लगातार उस कानून व्यवस्था की चर्चा हो रही है। तो आज जब देश के गृह मंत्रियों के साथ फरीदाबाद के सूरजकुंड में ये बैठक होनी है तो वहाँ पर जाहिर तौर से बात है कि जिन राज्यों के अच्छे मॉडल हैं उन मॉडलों की चर्चा की जाएगी और उत्तर प्रदेश उनमें से एक अग्रणी राज्य है जहाँ पर बेहतर कानून व्यवस्था कायम करके दिखाया गया है। इस वक्त मैं होटल सूरजकुंड के जो राजहंस होटल है सूरजकुंड में फरीदाबाद में, उसी के पास वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी पूरी तरीके से तैनात की गई है। चूंकि पूरी तरीके से अगर बात करें तो देश के जितने भी गृह मंत्री हैं सभी को यहाँ पे बुलाया गया है बैठक के लिए और ज़्यादातर गृह मंत्री राज्यों में मुख्यमंत्री खुद होते हैं, इसलिए लिहाजा उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँच रहे हैं, उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करेंगे। शाम 3 बजे से ये बैठक शुरू होनी है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है और यहाँ पे मैं जो चौराहा है उसको भी दिखाना चाहूँगा कि पूरी तरीके से
यहाँ पे भाजपा के पोस्टर्स भी लगाए गए हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार के कल 8 साल पूरे हुए हैं। और ऐसे में आज गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे एक छोटी रैली भी कर रहे हैं, जन उत्थान रैली इस रैली का नाम दिया गया। और उसके बाद वो सीधे इस गृह मंत्री की जो बैठक होनी है 3 बजे से यहाँ पे पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो तकरीबन 1:30 बजे के करीब वो यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद पहले होटल ताज विवांता जाएंगे, जहाँ पे तमाम सारे जो देश के राज्यों के गृह मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके ठहरने की वहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो वहाँ पे कुछ देर वो ठहरेंगे और उसके बाद फिर तकरीबन 2:35 पे वो होटल पे पहुंचेंगे, जहाँ पे ये पूरी बैठक होनी है। तो यहाँ पे सुरक्षा बिल्कुल अविनाश, इस खबर से जुड़ा पूरा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी आपने दी। तो 2 दिन की बड़ी बैठक होनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां आज सपा विधायक आजम खान पर फैसला आना है। आज स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी। 2019 चुनाव में अपशब्द कहने के मामले में फैसला आएगा। दरअसल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी और तत्कालीन डीएम को अपशब्द आजम की ओर से कही गए थे। धमकी देने, दंगा भड़काने, धर्म के नाम पर वोट मांगने का भी आरोप इनके ऊपर लगा है। ये जो पूरा मामला है 7 अप्रैल 2019 का है, जिस पर आज फैसला आना है। आजम खान पर आरोप यह है कि उन्होंने सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी के रूप में रामपुर के खाता नगरिया गांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आचार संहिता का उल्लंघन किया और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों अधिकारियों के लिए अपशब्द कहे, जिसको लेकर 9 अप्रैल 2019 में उन पर केस दर्ज हुआ था। कानूनी जानकारों के मुताबिक इस मामले में अगर सपा नेता आजम खान को 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है तो उन्हें गिरफ्तार तो नहीं किया जाएगा और जमानत के लिए उनके पास 1 महीने का समय होगा। 2 साल से अगर कम की सजा होती है तो ऐसा होगा, लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो इस मामले में उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो भी रद्द की जा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ा फैसला है आजम के लिए। कोर्ट क्या फैसला देगा इसका सभी को इंतजार है। ये जो पूरा मामला था जिस पर आज फैसला आना है 7 अप्रैल 2019 का था। उस दौरान चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने जो संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति हैं, योगी आदित्यनाथ, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी और अधिकारियों के लिए अपशब्द कहे थे, जिसके बाद उन पर केस दर्ज हुआ। अब आज कोर्ट का फैसला क्या होगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, आज का फैसला आजम खान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अगर सजा 2 साल से कम की होगी तो जमानत के लिए 1 महीने का समय मिल जाएगा, और अगर 2 साल से ज्यादा की होती है तो ऐसा माना जा रहा है कि उनकी सदस्यता तक जा सकती है। जी देखिए, आज का दिन आजम खान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो आचार संहिता उल्लंघन का और आपत्तिजनक बयान का केस उन पर दर्ज हुआ था, उसमें आज फैसला आना है। और अगर इसमें उनको सज़ा होती है तो उनके पास समय होगा ज़मानत मिलने का। तो आज गिरफ्तारी की तो तलवार नहीं है, लेकिन अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो उसमें फिर उनकी जो सदस्यता है, क्योंकि अभी वो रामपुर शहर विधानसभा सीट से विधायक हैं, उस पर ख़तरा हो सकता है। लेकिन उसके लिए वो हायर कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आज पहला ऐसा जो मुकदमा है जो आचार संहिता उल्लंघन का, रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में जो है, आज अदालत उसमें अपना फैसला सुनाएगी। अब देखना ये होगा कि अदालत क्या उनको राहत देती है, या फिर जो जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों आचार संहिता के मामलों में कुछ नेताओं को सज़ा भी हुई है रामपुर में, तो क्या आज उनको कोई सज़ा सुनाई जाती है। अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है तो फिर जो उनकी विधानसभा की सदस्यता है उस पर खतरा मंडराएगा। हालांकि आजम खान की गिरफ्तारी का आज कोई सीन नहीं है, क्योंकि उनको जमानत, देखिए स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में लगभग 12 बजे के बाद ये फैसला आएगा, जब जज साहब बैठेंगे और उसके बाद अपना फैसला सुनाएंगे। तो 12 से 1 के बीच में ये फैसला आ सकता है। लेकिन आज का दिन बहुत अहम है आजम खान के लिए, और हम इस वक्त आजम खान के घर पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है, और जो आजम खान हैं उनकी तबीयत जो है वो बताया जा रहा है कि वो नासाज है, वो बीमार हैं, क्योंकि उनके पिछले दिनों हार्ट के ऑपरेशन हुए थे, 2 स्टेंट उनको पड़े हैं। तो इस वजह से आजम खान अदालत जाएंगे या नहीं जाएंगे ये उनके डॉक्टर तय करेंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि लगभग 11 बजे आजम खान, अगर सब कुछ सही रहा तो वो अदालत जाएंगे, क्योंकि आज अदालत अपना फैसला सुनाएगी, और ऐसे में आरोपी का अदालत में रहना बहुत ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल उबैदुर रहमान, एक आखिरी सवाल और है मेरा कि अगर हम दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करें, कानूनी दावपेच को समझने की कोशिश करें, कोर्ट अगर 2 साल से कम का फैसला सुनाता है, सजा सुनाता है, तो वक्त मिल जाएगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, जमानत के लिए समय भी होगा। लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो फिर क्या ऑप्शन रहता है आजम खान के पास अपनी सदस्यता को बचाने के लिए?
देखिए, हमारी आज़म खान के वकील से और जो सरकारी वकील है, दोनों पक्षों के वकीलों से जो बातचीत हुई है, उनका कहना है कि गिरफ्तारी तो नहीं होगी, लेकिन ये देखना होगा कि अदालत कितना सज़ा देती है। अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा उन्हें सुनाई जाती है तो फिर उनकी जो सदस्यता है विधानसभा की, उस पर ख़तरा हो सकता है। लेकिन आज़म खान को गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें ज़मानत का प्रावधान है। जो भी धाराएं लगी हैं, 3 धाराएं लगी हैं, उसमें वो बेलेबल हैं, उसमें उनको ज़मानत मिल सकती है। तो फिलहाल आज़म खान के लिए राहत की बात तो ये है कि जो इसमें धाराएँ हैं उसमें ज़मानत मिल सकती है, लेकिन जो विधानसभा की सदस्यता का मामला है वो गंभीर हो सकता है अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा अदालत सुनाती है। बिल्कुल, अब इंतजार करना होगा उबैदुर रहमान कोर्ट की ओर से क्या फैसला लिया जाता है, उस पर सभी की निगाहें टिकी है। खुद आज़म खान के लिए भी आज का दिन बेहद अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर चलाए गए सर्वे को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा है और कई सवाल दागे हैं। देखिए, मायावती ने ट्वीट कर पूछा कि मदरसे सरकार पर जो बोझ नहीं बनाना चाहते तो उसमें दखल क्यों दी जा रही? क्या सरकार उन्हें सरकारी बनाना चाहती है? मायावती ने एक के बाद एक 4 ट्वीट करके सरकार पर सवाल उठाए। यूपी सरकार द्वारा विशेष टीम गठित करके लोगों के चंदों पर आश्रित प्राइवेट मदरसों के बहुचर्चित सर्वे का काम पूरा, जिसके अनुसार 7,500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे गरीब बच्चों को तालीम देने में लगे हैं। ये गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते तो फिर इनमें दखल क्यों? मायावती ने सवाल उठाते हुए सरकार पर उदासीनता के भी आरोप लगाए। उन्होंने ट्वीट किया, यूपी और देश के बाकी सभी राज्यों में भी सरकारी स्कूलों के साथ साथ पूरी शिक्षा व्यवस्था के हालात जो लगातार बदतर होते चले जा रहे, वो किसी से भी छिपे नहीं। फिर भी सरकारें लापरवाह और उदासीन क्या इसलिए है कि वहाँ ज्यादातर गरीब और कमजोर वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं? मायावती के बयान पर यूपी सरकार ने साफ किया कि भाजपा मदरसा विरोधी बिल्कुल नहीं। जो अवैध मदरसे चल रहे हैं उनको चिन्हित करके उनको बंद करने का विचार किया गया है। और अवैध कुछ भी चले, चाहे वो मदरसा चले, कोई प्राथमिक विद्यालय चले, कोई हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, या किसी भी प्रकार से अवैध जो भी है वह अवैध है, जो वैध है वो वैध है। तो मुस्लिम नौजवान छात्र उन मदरसों में पढ़ रहे हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज़, उनकी इंफ्रा की स्थिति, उनके पेयजल की स्थिति, उनके टॉयलेट की स्थिति, ये सरकार अगर जानना चाह रही है तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। योगी सरकार ने यूपी में मदरसों को लेकर जो सर्वे कराया है उसमें करीब 7,500 मदरसे ऐसे हैं जिनको किसी भी बोर्ड से मान्यता नहीं मिली। यूपी बोर्ड की ओर से जिलों में डीएम के स्तर पर मदरसों की स्थिति की जांच कराई जा रही है। इसका फाइनल सर्वे रिपोर्ट तैयार कर 15 नवंबर तक सरकार को भेजना है। रिपोर्ट के आधार पर सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर आगे फैसला लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुभव, सर्वे जब शुरू हुआ तो उस दौरान भी कई सारी बातें सामने आई थी और अब मायावती की एंट्री हो गई है, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो इसे वोट बैंक से जोड़ा जा रहा है। सर्वे सिर्फ एक बहाना है, मुस्लिम वोट बैंक को साधना है, ये कह रही है मायावती। देखिए, बिल्कुल जब सरकार ने ये फैसला लिया कि सर्वे कराए जाएंगे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे, देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। गैर मान्यता प्राप्त यानी जो मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे मदरसों का सर्वे कराने का फैसला लिया। उसके बाद ही कितना हंगामा हो गया। आप देखिए, हैदराबाद से लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम नेताओं ने इसके खिलाफ जो है तमाम बातें कही। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, तमाम सारे लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कल ट्वीट करके इस पर निशाना साधा है, इसलिए कि जो कमेटी बनाई गई जिलों में, वहाँ उस कमेटी को अपनी रिपोर्ट 25 तारीख तक डीएम को सौंपनी थी और सभी जिलों में जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी तो अब डीएम को वो रिपोर्ट शासन को 15 नवंबर तक भेजनी है। इसीलिए मायावती ने वो वक्त चुना जब सारी रिपोर्ट अलग अलग जिलों में डीएम के पास आ गई। उन्होंने क्या कहा कि ये जो 7500 मदरसे मिले हैं, अगर वो गैर मान्यता प्राप्त है और वो सरकार से मदद नहीं लेना चाहते, किसी और फंडिंग से वो अपने मदरसे को चला रहे, तो सरकार को इसमें क्या दिक्कत है। अब देखिए, यूपी सरकार ने जो सर्वे कराया उसमें कुल 11 पॉइंट थे, 11 बिंदुओं पर ये पूरा सर्वे हुआ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आखिर फंडिंग का क्या जरिया है, मदरसों के लिए फंड कहाँ से आ रहा है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सरकार ये भी जानना चाहती है
कि कितने मदरसे कुल उत्तर प्रदेश में। देखिए एक आंकड़े के अनुसार 12,000 के आसपास कुल मदरसे हैं जो कहीं ना कहीं जो सरकार के पास अपने रिकॉर्ड हैं, और अब अगर 7500 गैर मान्यता प्राप्त है तो आप ये सोचिए ये संख्या 20,000 21,000 के आसपास चली गई। तो कुछ समय पहले हमने देखा कि किस तरीके से वेस्टर्न यूपी के जो जिले हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले थे। तो इसीलिए अब देखिए इस पर सियासत हो रही है, पर सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं कि हम किसी मदरसे को बंद नहीं करने जा रहे हैं, हम तो केवल रही है। और लगातार केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है कि भाजपा मदरसा विरोधी नहीं है, लेकिन बयानबाजी लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 4 महिलाओं समेत एक बच्चे की मौत की खबर है। हंडिया टोल प्लाजा के पास हादसा हुआ, अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से कार टकरा गई है, जबकि 5 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कानपुर से वाराणसी की ओर टवेरा गाड़ी जा रही थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ जिसमें 4 महिलाओं और एक बच्चे की जान चली गई है। देखिए कितना भीषण हादसा हुआ होगा, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। कार के परखच्चे उड़ गए हैं। हंडिया टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ है, अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से ये कार टकराई है। 5 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन 4 महिलाओं समेत एक बच्चे की मौत की खबर भी आ रही है। तो प्रयागराज से जो ये तस्वीरें आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। खंभे से ये कार टकराई जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। आप देख सकते हैं कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इन तस्वीरों के जरिए हादसे कितना भीषण हुआ है इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली पुलिस ने बिजनौर में छापेमारी की है। दिल्ली के प्रीत विहार में करोड़ों की चोरी के मामले में छापा मारा गया है। दिल्ली पुलिस ने बिजनौर से 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है, पूछताछ उनसे जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली पुलिस ने बिजनौर में छापेमारी की है, जहां दिल्ली के प्रीत विहार में करोड़ों की चोरी के मामले में ये छापा मारा गया है। दिल्ली पुलिस ने बिजनौर से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। अब क्या इन लोगों का कनेक्शन है, उनसे पूछताछ की जा रही है। करोड़ों की चोरी का ये पूरा मामला है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। तो ये पूरा मामला सामने आया है। बिजनौर के ये 2 शख्स बताए जा रहे हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, छापेमारी की गई है। करोड़ों की चोरी का ये पूरा मामला है। और चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।